नमस्कार, मैं अजय सिंह माध्यम आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता है। और माध्यम आईएएस आज जो सरकार की आर्थिक गतिविधियां हैं, उस आर्थिक गतिविधियों को संचालित किस प्रकार से किया गया या आर्थिक समीक्षा और बजट सरकार ने जिस प्रकार से सदन के अंदर प्रस्तुत किया, उसको लेकर एक नए रूप में माध्यम आईएएस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस आर्थिक गतिविधियों के लेकर माध्यम आईएएस दो पक्ष पर विश्लेषण कर रहा है। एक पक्ष इस आर्थिक गतिविधि का संवैधानिक पक्ष और दूसरा आर्थिक गतिविधि का आर्थिक पक्ष। आर्थिक गतिविधि का संवैधानिक पक्ष को लेकर मैं अजय सिंह आपको इस पर एक संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूं, जिसको कि संवैधानिक पक्ष के अंतर्गत आर्थिक गतिविधि को किस प्रकार, सरकार की आर्थिक गतिविधि को किस प्रकार से समझा जाए, और दूसरा पक्ष जो आर्थिक पक्ष होगा वह माध्यम आईएएस की टीम के आर्थिक विशेषज्ञ मिस्टर अभिनव श्रीवास्तव आपके सामने रखेंगे। तो मैं आज आपको संवैधानिक पक्ष को लेकर एक चर्चा करता हूं। सवाल यह खड़ा होता है कि बजट है क्या? क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि बजट को लेकर एक वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, वह एक वित्त विधेयक वह विधेयक होता है जिस विधेयक में धन विधेयक और साधारण विधेयक दोनों को जोड़ा जाता है। अब आप देखे होंगे कि आर्टिकल 110 में जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, उसके अंतर्गत जिस 6 सब्जेक्ट को रखे गए हैं, उस 6 सब्जेक्ट में अगर विषयों को अगर विश्लेषित किया जाए तो एक है कि किसी नए करों का अधिरोपण या करों में संशोधन। दूसरा है कि भारतीय प्रतिभूतियों पर लिए गए ऋण और ऋणों की अदायगी और भारत की संचित निधि पर का व्यय या उस पर धारित करने वाला। इन 6 विषयों को लेकर हम धन विधेयक को परिभाषित करते हैं। लेकिन बजट में सिर्फ यही पक्ष नहीं होता है। बजट में सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में कौन कौन सी नीतियों को, कौन कौन से कल्याणकारी योजनाओं को, किस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार रखेगी, ये भी चर्चा की जाती है। सरकार का आगामी, इसलिए एक चीज ये है कि ये जो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो कल्याणकारी योजनाएं या जन योजनाएं होंगी, वह साधारण विधेयक के अंतर्गत आती है। और इन दोनों को जब क्लब किया जाता है या जोड़ा जाता है, तब आपका आर्टिकल 112 के अंतर्गत वित्त विधेयक है। और उस वित्त विधेयक को आर्टिकल 112 के अंतर्गत हम वार्षिक वित्तीय विवरण, इसलिए एक कंसेप्ट है कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। यानी सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकते। एक पक्ष ये हो गया। दूसरा पक्ष ये है कि सरकार द्वारा वित्तीय गतिविधि, संसद में वित्तीय गतिविधि को किस प्रकार से संचालित किया जाए, किस प्रकार से उसको उसकी कार्यवाही को संचालित किया जाए, उसको लेकर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 119 संसद को शक्ति देता है कि संसद अपनी वित्तीय गतिविधियों को संचालित करने के लिए नियम बना सकती है, और वह पक्ष आर्टिकल 119 है। दूसरी चीजें, बजट है क्या? बजट को अमूमन आप आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का कुल आय और कुल व्यय का एक अनुमान है।
अब सवाल ये खड़ी सोचिए आप कि इस बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आय और कुल व्यय का विवरण है। यानी ये एक अनुमान है, सरकार ये स्पष्ट करती है अपने बजट के माध्यम से कि आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार के पास इतनी इनकम होगी, इतना खर्च करेंगे और उस खर्च करने के बाद हम अपने जीडीपी को कितना ग्रोथ कर ले जाएंगे। दूसरा पक्ष है कि ये एक अनुमान है, यानी हम जो बजट 2025 में सरकार ने बजट पेश किया है वह 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के लिए है। अब इसमें सरकार खर्च करेगी, जो पैसे खर्च करती है उस पक्ष में जो अनुमान रखा गया है उसको जब 2026 का बजट पेश किया जाएगा, 26-27 का बजट हम पेश करेंगे, तो उसके पहले सरकार अपना एक आर्थिक पक्ष पेश करती है जिसे हम आर्थिक सर्वे कहते हैं, और वह आर्थिक सर्वे को कहा जाता है बजट का संशोधित रूप, यानी जिसमें एक्चुअल में यह पोजीशन बताई जाती है कि जो हम अनुमान लगाए थे उस अनुमान के अंतर्गत कितने पैसे हमको मिले, हमारा जीडीपी का जो टारगेट रखा गया था उस जीडीपी को हम कितना अचीव किए हैं और हम अपने पक्ष को कितना प्राप्त कर लिए, ये सब देखा जाए। अगर सरकार बजट द्वारा निर्धारित जीडीपी के लक्ष्यों को अचीव कर लेती है या ग्रहण कर लेती है या उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, तो इसका मतलब कि सरकार के संवैधानिक पक्ष का सफल क्रियात्मकता या संचालन उसका सफल ढंग से किया गया। अगर लक्ष्य नहीं पूरा किया गया तो यह होता है कि सरकार के कार्यों का संचालन सफल ढंग से नहीं। अब दूसरा पक्ष, हम टारगेट सेट कर गए, हम टारगेट सेट कर दिए कि आगामी वित्तीय वर्ष में हम इतना कार्य करेंगे, इन जन कल्याणकारी योजनाओं को, लोक कल्याणकारी योजनाओं को सरकार ये अपने क्षेत्र में डेवलप करेगी। अब इसके लिए पैसा कहां से है, क्योंकि बिना खर्च किए हम इस लक्ष्य को तो प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आर्टिकल 114 के तहत विनियोग विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है, और विनियोग विधेयक भी एक धन विधेयक है, और धन विधेयक के तहत सरकार को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार मिल जाता है। अर्थात बजट पेश करने के बाद सरकार विनियोग विधेयक पेश करती है, जिसके अनुसार विनियोग विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात सरकार को बजट के अकॉर्डिंग जो फंड अलॉट किए गए हैं उस फंड को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार मिल जाता है। अब जब फंड निकाल लिए जाते तो सरकार आगामी जो बजट के तहत जो नीतियों को या जिन कल्याणकारी योजनाओं को उसने रखा है कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वह इन लक्ष्यों को प्राप्त करेगी, उस पर वह व्यय करना शुरू करती है। और तब लास्ट में जाकर वह अपना एक संशोधित बजट भी पेश करेगी। बजट पेश करने के पहले बजट भी पेश करती है कि जो हम 25-26 के बजट में जिस लक्ष्य को रखे हैं उस लक्ष्य को हम कहां तक अचीव कर पाए हैं, क्योंकि जब तक व्यय नहीं होगा तब तक करों का कलेक्शन नहीं होगा, चाहे वो कर किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर हो। तो उन पक्षों को खर्च करने के लिए विनियोग विधेयक। अब तीसरा पक्ष क्या आता है? तीसरा पक्ष ये आता है बजट का कि बजट द्वारा निश्चित की गई धनराशि जो है वह एक वित्तीय वर्ष के लिए है, लेकिन यह वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ सकती है, किसी भी प्रकार का पूर्व निर्धारित या पूर्व सूचना के किसी भी प्रकार की आपदा आ सकती है। उस आपदा का समाधान करने के लिए बजट में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में जो फंड अलॉट किए गए हैं बजट में, उस फंड को हम खर्च करते हैं उस आपदा का मुकाबला करने के लिए। लेकिन जब फंड
जिस फंड का या जिस समस्या का हम जिक्र बजट में नहीं किए हैं, अब वह एक अकस्मात या किसी पूर्व सूचना के वो समस्या आ गई है और उस समस्या का समाधान करने के लिए बजट में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो उस समस्या के समाधान को लेकर बजट में निर्धारित धनराशि का प्रयोग करती है, जिसका परिणाम यह होता है कि बजट में निश्चित की गई धनराशि एक वर्ष के जगह पर आपका 8 या 9 महीने में खर्च हो जाता है। अब 3 महीने का समय या 4 महीने का समय के लिए फंड कहां से? इसके लिए सरकार आपको लाती है अनुपूरक अनुदान 115 के अंतर्गत, जिसके तहत बजट में पैसे की जो कमी हो गई, जो फंड की कमी हो गई, उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार को अलग से फंड निकालने के लिए अनुमति मिल जाती है। अब एक पक्ष और आता है, एक समस्या और आती है जो बेसिकली चुनावी वर्ष में देखे जाते हैं। चुनावी वर्ष यानी 2024 में चुनावी वर्ष में देखा गया, 2019 में देखा गया, 2014 में देखा गया, 2009 में देखा गया, 2004 में देखा गया, यानी हर वर्ष के चुनावी वर्ष में देखे जाते हैं। तो मान लीजिए कि अगर 2024 का इलेक्शन है, 2024 का इलेक्शन है और ये बजट 2023 और 24 में प्रस्तुत किया, 2023 के वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया गया होगा। तो 2023 के वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया गया तो ये 31 मार्च तक का होगा, 31 मार्च 2024 तक का होगा। अब 1 अप्रैल 2024 के लिए वित्तीय गतिविधियां संचालित करनी है और सरकार कहती है कि हम बजट पेश नहीं करेंगे, हम बजट नहीं पेश करें, क्योंकि अगर सरकार बजट पेश करती है तो उसमें कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, चाहे करों के संबंध में हो, चाहे किसी भी प्रकार के आर्थिक निर्णय लेने पड़ सकते हैं और उस आर्थिक निर्णय के कारण हो सकता है कि उनको राजनीतिक क्षति हो। इसलिए सरकार कहती है कि हम बजट नहीं पेश करेंगे, बजट पेश करने का दायित्व तो अगली सरकार का होगा। चुनाव के पश्चात जब अगली सरकार आती है, मान लीजिए कि अगली सरकार का गठन 1 जुलाई का हो गया, अब सरकार जुलाई में आते ही बजट नहीं पेश करेगी। पहला वो सदन में अपने बहुमत को सिद्ध करेगी और बहुमत को सिद्ध करने के बाद जब सरकार में स्थायित्व तो आ जाता है तब वो बजट पेश करती। अब 1 अगस्त को बजट पेश 1 अगस्त को नया बजट पेश किया गया, उसके पहले बजट पेश किया गया, उसका क्रियात्मकता की तिथि 1 अगस्त रख दी गई। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक खर्च तो रुकेंगे नहीं। इसके लिए आर्टिकल 116 के तहत कोर्ट ऑफ अकाउंट और लेखानुदान पेश किया जाता है। लेखानुदान को अंतरिम बजट कहा जाता है और ये लेखानुदान के माध्यम से जो 31 मार्च 2024 के बाद जो खर्च हो गए उसको खर्च करने के लिए सरकार को अधिकार मिल जाता है। तो इसके तहत ये इसका संवैधानिक पक्ष है, जिसके तहत आपको यह बताया गया कि धन विधेयक किसे कहते हैं, वित्त विधेयक किसे कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है, विनियोग विधेयक क्या है, अनुपूरक अनुदान क्या है, लेखा अनुदान क्या है और इन वित्तीय गतिविधियों को संचालित करने के लिए संविधान संसद को जो शक्ति दी है वह शक्ति किस प्रकार से संसद लेकर वित्तीय गतिविधियों को संचालित करेगी, उसको लेकर एक संक्षिप्त परिचर्चा माध्यम आईएएस के इस मंच से मैं अजय सिंह आपको बताया
और इसके बारे में अब थोड़ा सा इसकी और गतिविधि अगर हमको समझना होगा तो वह गतिविधि होगी कि आपका संचित निधि का निर्माण कैसे होता है, आकस्मिक निधि का निर्माण कैसे होता है, केंद्र और राज्य के बीच कर राजस्व का विभाजन कैसे होता है, सरचार्ज क्या होता है, आपका केंद्र द्वारा राज्यों को जो सहायता अनुदान दिया जाता है, इन सब स्थितियों पर आप माध्यम आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। वहां पर विस्तृत रूप से इसको क्लास में बताया गया है। अब इस बजट का जो आर्थिक पक्ष होगा वह माध्यम आईएएस के अनुभवी जो टीम है या जो शिक्षकों की टीम है वह उसके आर्थिक विशेषज्ञ या आर्थिक जानकार मिस्टर अभिनव श्रीवास्तव आपको डिटेल से इस पर या विस्तृत रूप से परिचर्चा करेंगे। ठीक, तो आप बहुत उम्मीद के साथ सरकार से जिस बजट की उम्मीद की है, क्योंकि बजट का अनुमान, बजट को जनता बहुत उम्मीद के साथ देखती है, क्योंकि उसके सरकार के साथ साथ जनता की भी वित्तीय एक साल की वित्तीय गतिविधियां निर्धारित की जाती हैं। मान लीजिए कि टैक्स, इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, तो उससे लोगों के पास जो धन की तरलता होगी, जो धन की स्थिति होगी, वह आगे पीछे होती रहती है। तो इसलिए जनता के लिए भी जनता के लिए भी बजट का इंपॉर्टेंस है और सरकार अपनी आगामी वित्तीय वर्षों के लिए किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करेगी, उसके लिए भी। तो जनता और सरकार दोनों के लिए तो मैं जनता के ओर से राज्य की संसद के अंदर वित्तीय गतिविधियों, और दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। यानी प्रतिवर्ष संसद के सत्र की शुरुआत, यही वित्तीय गतिविधि बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। अब सवाल कभी कभी पूछ दिया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होता क्या है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, जो प्रतिवर्ष संसद के सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, वह अभिभाषण में सरकार उन नीतियों को जिक्र करती है या उन नीतियों का वर्णन करती है जिन नीतियों को वह अगले वित्तीय वर्ष में कार्य करेगी या उन नीतियों को अगले वित्तीय वर्ष के अंतर्गत संचालित करेगी। तो ये आपका एक बहुत छोटा सा आर्थिक पक्ष का हम संवैधानिक पहलू आप पर चर्चा किया हूं। और अब इस आर्थिक सरकार की आर्थिक क्रिया का जो आर्थिक पक्ष है वह हमारे टीम के आर्थिक विशेषज्ञ या इकोनॉमिक्स के फैकल्टी मिस्टर अभिनव श्रीवास्तव आपको स्पष्ट करेंगे कि सरकार का स्लैब कितना है, सरकार का जो वित्तीय गतिविधियां कितनी है, सरकार का इनकम टैक्स कितना होगा, ये सब, या मध्यम वर्ग को किस रूप में स्थापित, कितना लाभ मिला है इस बजट में, टैक्स का स्लैब क्या दिया जाएगा, ये सब आपको हमारे आर्थिक जो इकोनॉमिक्स के फैकल्टी हैं वह आपसे चर्चा करें। धन्यवाद।